हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उन्हें लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरीज होती है तो। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ, मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ लॉ रहेगा। मतलब कानून का आर्थिक दृष्टिकोण या कानून पर मार्क्सवादी आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, इस पे हम बात करेंगे। ये पूरी जो वीडियो रहेगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोट्स प्रोवाइडेड है। आप अपने कन्वीनियंट लैंग्वेज के हिसाब से अपने नोट्स बना लेना। चलिए आगे की स्लाइड्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो थ्योरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इसको इकोनॉमिक तरीके से लॉ को देख सकते हैं इस थ्योरी के नजरिए से। ठीक है। जो कार्ल मार्क्स हैं और फ्रेडरिक एंगल्स हैं, उन्होंने 19th सेंचुरी में इस थ्योरी को डेवलप किया था। इस थ्योरी के मुताबिक लॉ कोई न्यूट्रल या इंडिपेंडेंट चीज नहीं है। लॉ हमेशा दो चीजों से जुड़ा होता है, वो है इकोनॉमिक रिलेशन और क्लास स्ट्रगल। मतलब सोसाइटी में जो लोग पावर और वेल्थ रखते हैं, उनके इंटरेस्ट को लॉ प्रोटेक्ट करता है। हम इसे जिसको पूंजीवादी वर्ग कहते हैं। ठीक है। उनके अधिकारों को जो लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है। और जो दूसरी क्लास है, यानी कि जो हमारी वर्किंग क्लास है, उनका क्या करता है? शोषण करता है लॉ। क्योंकि वो लॉज जो बने हुए हैं वो उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं बने हुए हैं। ठीक है। पूंजीपति या शासक वर्ग के प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। और जिनके पास रिसोर्सेज कम है या नहीं है, उन्हें वर्किंग क्लास कहते हैं, जिनके लिए लॉज प्रोटेक्ट नहीं करता है। ठीक है। मार्क्सिस्ट अप्रोच ये कहता है कि लॉ एक सुपर स्ट्रक्चर होता है जो बेस इकोनॉमी के ऊपर बनता है। यानी जब हम सोसाइटी को देखते हैं तो सबसे नीचे की कौन सी इकोनॉमी होती है? जिस तरीके से गुड और सर्विसेज बनते हैं, कैसे लोग पैसे कमाते हैं और उसे बांटते कैसे हैं। ठीक है। उसके ऊपर बनता है इंस्टीट्यूशन, जैसे कि लॉ, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो जो बेस है, अगर किसी सोसाइटी का बेस मजबूत होगा तो उसका उसके ऊपर बना हुआ स्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। तो जो ये कहते हैं कि लॉ भी इसी तरीके से सोसाइटी को देखता है। मतलब इनकी अप्रोच से हम दो तरीके से देख सकते हैं सोसाइटी को, एक उसके बेस की तरीके से, एक सुपर स्ट्रक्चर की तरीके से। अब हम विशेषताएं देखते हैं इस अप्रोच की। तो पहला क्या है? लॉ इज पार्ट ऑफ सोसाइटीज इकोनॉमिक सिस्टम। इस वाली स्लाइड में आपको इंग्लिश में सारा कुछ नजर आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में विशेषताएं आपको हिंदी में मिल जाएंगी। तो पहला फीचर क्या है कि लॉ जो है वो पार्ट है सोसाइटी के इकोनॉमिक सिस्टम का। जैसे इकोनॉमी डिसाइड करती है कि कौन पैसा कमाएगा और कौन काम करेगा, वैसे ही लॉ भी इस सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि लॉ उन लोगों की वेल्थ और पावर को प्रोटेक्ट करता है जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं। तो फिर इसी के साथ ये कह देता है लॉ इज नॉट न्यूट्रल। मतलब कि लॉ सबको बराबर नहीं ट्रीट करता, ये अमीर लोगों का फेवर करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, प्रॉपर्टी के जो लॉज हैं, जो ओनर्स के राइट को सेव करते हैं, अक्सर गरीब वर्कर्स को उनकी प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? द रूलिंग क्लास यूजेस लॉ टू कंट्रोल। जो रूलिंग क्लास है, जो अमीर वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, वो लॉस को यूज करता है अपनी पावर को बनाए रखने के लिए और वर्कर क्लास पे शोषण या कंट्रोल करने के लिए। वर्कर को ऐसे लॉस फॉलो करने पड़ते हैं जो ओनर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। जो पूंजीपति हैं, जो वो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर्स को वो लॉज जो है फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बाद फोर्थ क्या आ रहा है? लॉ इज पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक बेस और सुपर स्ट्रक्चर। बेस होता है इकोनॉमी, मतलब कैसे लोग पैसा कमाते हैं, कैसे बांटते हैं। और सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं लॉज, पॉलिटिक्स, रिलीजन और कल्चर, जो बेस को सपोर्ट करते हैं। इसलिए लॉ मेनली इकोनॉमी के बेस की सेवा करता है। ठीक है। इसके बाद आता है लॉ इज पार्ट ऑफ सुपरनेचुरल, हो गया अपना। फिर आता है क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास स्ट्रगल। इसका मतलब है कि हिस्ट्री में हमेशा रिच और पुअर के बीच में स्ट्रगल चलता रहता है। लॉ इस स्ट्रगल का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि रूलिंग क्लास को अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए लॉज ही को ही इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि वो वर्किंग क्लास के ऊपर अपना जो कंट्रोल है, अपना जो शासन है वो बनाए रखे। तो इस तरीके से ये कुछ फीचर्स हैं मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच के, जो हमें क्या समझाते हैं कि लॉ सिर्फ रूल्स नहीं है बल्कि एक सिस्टम है जो इकोनॉमिक क्लास और रिलेशन पे बेस्ड है। इस स्लाइड में आप विशेषताएं जो है इसका हिंदी वर्जन देख सकते हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड की कॉन्सेप्ट, मार्क्सिस्ट मटेरियलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल। अब इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है?
सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मार्क्सिस्ट मटेरियलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल। इसका मतलब है कि हिस्ट्री हमेशा दो ग्रुप्स के बीच में चलती है, एक जो पावर रखता है यानी ऑप्रेसर, और दूसरा जो ऑप्रेस्ड है यानी कि जिसको दबाया जाता है। ये दोनों ग्रुप्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो है वही हिस्ट्री को आगे बढ़ाता है। सेकंड आता है बेस एंड सुपरनेचुरल मॉडल, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप डिटरमाइन ऑल द सोशल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग लॉ। मतलब कि हमारी इकोनॉमी और पैसे का जो सर्कुलेशन है ना, वही डिसाइड करता है कि सोसाइटी में किसकी पावर है, क्या होगा, और इसके अलावा जैसे सिस्टम का स्ट्रक्चर भी वही होता है। इसके बाद आता है कि लॉ एज अ टूल फॉर क्लास डोमिनेंस। इसका क्या मतलब हो गया कि जो लॉ है ना, वो एक इस तरीके से टूल की तरह काम करता है, किसके लिए, हायर क्लास के लिए, ताकि वो डोमिनेट कर सकें किसको, अपने लोअर क्लास को। ठीक है, मतलब कि जो लोग पैसे और रिसोर्सेज के मालिक होते हैं, उनके फायदे के लिए लॉ बनाया जाता है। ये जो लॉज हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और इनइक्वालिटी बनाए रखते हैं। वर्किंग क्लास यानी कि जो मजदूर हैं, उन लॉज के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, जो देखने में बात फेयर नहीं लगती है दोनों ही वर्गों के लिए। ठीक है, इस स्लाइड में वही बैकग्राउंड का जो है वो हिंदी वर्जन लिखा हुआ है, जैसे कि मार्क्सवादी भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष, आधार और अधिरचना का मॉडल, और वर्ग प्रभुत्व के लिए कानून का उपकरण, की लॉ इज एज अ टूल फॉर द हायर वर्ग। ठीक है, अब थ्री बेसिक एजम्पशंस हैं मार्क्सिस्ट लीगल थ्योरी के। मतलब जो ये मार्क्सिस्ट लीगल थ्योरी है ना, ये तीन बेसिक एजम्पशंस पे डिपेंड करती है। वो क्या है? सबसे पहली एजम्पशन है कि लॉ इज प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस। मतलब कि लॉ अकेला बनना नहीं होता, बल्कि ये इकोनॉमिक हालात से बनता है। जो पैसे और पावर का सिस्टम है, वो ये डिसाइड करता है कि कानून कैसा होगा। कानून के कंटेंट और स्ट्रक्चर उन लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? कि कानून के कंटेंट और स्ट्रक्चर उन लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं जिनके पास पावर होती है, ठीक है, जिनके पास पैसा होता है। इसके पास दूसरा आता है लॉ इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास। ये हमने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी किया। क्या है एजम्पशन? कह रहा है कि लॉ जो है वो इंस्ट्रूमेंट है रूलिंग क्लास का। इसका क्या मतलब हो गया कि जो रूलिंग क्लास है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, ये कानून मेहनत करने वालों को कंट्रोल करता है और प्रॉपर्टी के राइट्स को सेफगार्ड करता है, लेकिन ये अक्सर अमीर लोगों के हक में होता है और गरीबों के खिलाफ ही होता है। क्योंकि आपको मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी बताया कि गरीब वर्ग के ऊपर तो केवल उन रूल्स को मानना होता है जो अमीरों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है लॉ विल विदर अवे इन कम्युनिज्म। इसका क्या मतलब हो गया कि जो मार्क्स इसमें क्या मानते थे? मार्क्स मानते थे कि फ्यूचर में जब एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी और क्लासेस नहीं होंगी, तब कानून का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। ये मानते हैं कि अगर इनइक्वालिटी सोसाइटी से खत्म हो जाएगी तो लॉ की जरूरत या लॉ का मतलब भी खत्म हो जाएगा। जब सब लोग बराबर होंगे, तब स्टेट और कानूनी जबरदस्ती अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, को जब सब लोग बराबर होंगे तो कौन किसके ऊपर रूल करेगा, कौन किसको कंट्रोल करेगा? तो कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों एजम्पशंस हमें क्या बता रहे हैं कि मानसिक नजरिए से लॉ सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो इकोनॉमिक और अपर क्लास जो है वो अ, अपने बिलो क्लास को कंट्रोल करने के लिए यूज करती है। सेम वही है। अब जो बेसिक assumptions थी उसी का हिंदी ट्रांसलेशन कानूनी सिद्धांत की तीन मुख्य मान्यताएं मार्क्सवादी के हिसाब से। ये तीन है जो हिंदी नोट्स बनाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको रेफर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मार्क्सिस्ट व्यू क्या है लॉ एंड स्टेट को लेकर के, कानून और राज्य पर मार्क्सवादी का क्या दृष्टिकोण है। तो इसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि स्टेट और लॉज जो है वो इनसेपरेबल है। स्टेट और लॉज को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही एक साथ मिलकर सोसाइटी में जो क्लास है उसको कंट्रोल करते हैं। स्टेट ऐसे लॉज बनाता है जो कैपिटलिस्ट क्लास की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं और वर्कर क्लास को क्या करते हैं, दबाते हैं। तो मार्क्सिस्ट का क्या मानना था कि रूल ऑफ लॉ इक्वलिटी का दावा तो करता है, पर असल में ये बस क्लास के बायसनेस को छुपाने का एक तरीका है। ठीक है, असली में होता क्या है? असली में ये होता है कि जो लीगल सिस्टम है एक ऐसी जगह है जहां क्लास स्ट्रगल होता है और रूलिंग क्लास अपना रूल थोपती रहती है किसके ऊपर? वर्किंग क्लास के ऊपर।
अब देखते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है, मार्क्सवादी आर्थिक दृष्टिकोण के व्यवहारिक प्रभाव। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट और लेबर लॉज को देखते हैं, ठीक है, तो ये सब ज्यादातर पर कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ है या प्रॉपर्टी है या लेबर लॉज है, ये सब किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को, जो पूंजीवादी वर्ग है। ठीक है, उनके ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और वर्कर्स कभी कभी ऐसे कानून के अंडर आते हैं जो इनके हक को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयर्स के ही हक को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से जो सोशल इनइक्वालिटी है ना समाज में, वो बढ़ जाती है या कंटिन्यू रहती है। ठीक है, अब ये जो इनइक्वालिटी है ना, लॉज जो है, कानून जो है हमारा, वो इन्हीं इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई करता है और उन्हें इंस्टीट्यूशन में बदल देता है। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी हमें क्या समझाती है? वो हमें ये समझाती है कि कानूनी सिस्टम जो है, हमें तो न्यूट्रल लगता है, पर वो असल में बायस्ड होता है, और वो एक हिडन एजेंडा के साथ ही आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं, मार्क्सिस्ट का नजरिया समझाने की कोशिश करते हैं स्टेट और लॉ को लेकर के। अब देखते हैं मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल लीगलिज्म एंड फॉर्मलिज्म। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसाइज लीगल फॉर्मलिज्म विच ट्रीट्स लॉ एज ऑटोनोमस एंड इम्पार्शियल। जो मार्क्सिस्ट हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं लीगल फॉर्मलिज्म को, जो कि ये कहता है कि लॉ जो है वो ऑटोनोमस और इम्पार्शियल है, मतलब कि जो लॉ है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है, जो इक्वल राइट्स की बात करता है। तो मार्क्स कहते हैं कि नहीं भाई, इक्वल राइट्स कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये जो इक्वल राइट्स है, ये तो केवल एक आइडियोलॉजी है जो स्मोक स्क्रीन की तरह काम करती है, जो असल में शोषण को छुपाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, मार्क्सिस्ट क्या मानते हैं? मार्क्सिस्ट मानते हैं कि कानून असल में कैपिटलिस्ट जो है सोसाइटी आपकी, उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए है, ना कि न्याय देने के लिए। जैसे मान लो कि कोई चोरी के कानून बने हैं, तो चोरी के कानून किसके लिए बनाए गए हैं? पूंजीवादियों की संपत्ति की रक्षा करने के लिए। क्या इसमें वर्कर क्लास के अधिकारों की रक्षा की जा रही है? नहीं की जा रही है, ये तो केवल पूंजीवादियों के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि कानून जो सिस्टम है, वैसे ही डिजाइन किया जाता है ताकि समाज में जो ये अमीरी और गरीबी के दायरे हैं, ये हमेशा बने रहें। और जो लॉ है वो एक जरिया है किसका? शोषक वर्ग का अपने शोषण को बनाए रखने का एक जरिया है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, तो मार्क्सिस्ट इस बात पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये बात असल में रियलिटी को एक तरीके से हम नकार रहे हैं रियलिटी को, कि भाई कानून सबके लिए बराबर कैसे है? जैसे कि चोरी का कानून बताया, तो चोरी का कानून जो गरीब वर्ग है उसके लिए काहे की इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए। तो ही मार्क्सिस्ट जो है क्रिटिसाइज करते हैं इस सिस्टम को। अब देखते हैं मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ इंडियन लॉ एंड सोसाइटी, मतलब कि भारतीय कानून और समाज में मार्क्सवादी का विश्लेषण किस तरीके से है। ठीक है, तो जो इंडिया के कानून या फिर कानूनी सिस्टम है ना, उसको भी मार्क्सिस्ट आइडियाज जो है इसी तरीके से देखते हैं। क्या कि वो कहते हैं कि जो भारत में भी कानून है ना, वो भी पावरफुल इकोनॉमी के हित में ही काम करता है। अगर कोई कानून बना है जो जमीन, मजदूर या व्यापार को रेगुलेट कर रहा है, तो वो भी इसी तरीके से बनाया जाता है ताकि पावरफुल ग्रुप्स का फेवर किया जा सके। ठीक है, मार्क्सिस्ट स्कॉलर जो है वो कानूनी सुधार की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि कानूनी सुधार की जरूरत है ताकि सोशल जस्टिस को बढ़ाया जा सके, और जो ये इनइक्वालिटी, असमानता है ना, उसको कम किया जा सके। ठीक है, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ना, वो लिबरलाइजेशन पॉलिटिक्स की भी क्रिटिसिज्म करती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर कैपिटलिस्ट को ही फायदा पहुंचाते हैं। मार्क्सिस्ट का जो अप्रोच है वो ये कहता है कि सोसाइटी को दो भाग है, क्या? एक बेस और एक सुपर स्ट्रक्चर। और मार्क्सिस्ट नजरिए से अगर देखा जाता है, तो इकोनॉमी सबसे फंडामेंटल होती है, जो पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, और सुपर स्ट्रक्चर वैसे रूल्स और सिस्टम है जो इकोनॉमिक बेस को प्रोटेक्ट और मेंटेन करते हैं। मतलब क्या हो गया कि सोसाइटी में जो कानून बनते हैं, वो डायरेक्टली इकोनॉमी की सिचुएशन और उसमें एग्जिस्टिंग क्लास रिलेशन पे डिपेंड करते हैं। जो कानून ऐसा होता है जिससे इकोनॉमिक सिस्टम और रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट बरकरार रहे। ठीक है, अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच टू लॉ, या मार्क्सवादी आर्थिक दृष्टिकोण की आलोचनाएं।
ठीक है। तो सबसे पहली आलोचना आती है ओवरली इकोनॉमिक डिटरमिनिस्ट या अंडर एस्टिमेट अदर फैक्टर्स लाइक कल्चर रेस एंड जेंडर। तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म क्या आ रही है कि ये जो अप्रोच है ये ओवरली इकोनॉमिक डिटरमिनिस्ट है, मतलब कि ये सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और जो बाकी के दूसरे फैक्टर्स हैं लाइक कल्चर रेस जेंडर इन सबको क्या इग्नोर करता है। लेकिन हमारे मुताबिक ये फैक्टर्स भी जो है लॉ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी सोसाइटी में। ठीक है। इसके बाद आता है कि ये जो है यूटोपियन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी सोच रखता है कि जब एक कम्युनिज्म आ जाएगा, जब इक्वालिटीज आ जाएगी, जब इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी तो लॉ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है। इसका एग्जांपल समझो कि जो सोवियत संघ है या चाइना है, ये एक कम्युनिस्ट देश है, ठीक है। और जब इधर रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद भी कानूनी सिस्टम को चलाया गया था और मेंटेन किया गया था। ठीक। तीसरी बात आती है कि it ignores the role of law can play in protecting minorities और promoting social changes। ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज के तो रूल्स, मतलब माइनॉरिटीज के जो फेवर है उसको तो लॉ करता ही नहीं है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि माइनॉरिटीज को नजरअंदाज किया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो इंडिया में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लॉज बनाए गए हैं और उनको मेंटेन भी किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आता है किस बेसिस पे कि हिस्टोरिकल कम्युनिस्ट रिजाइम्स शो लॉ परसिस्ट इन सम फॉर्म इवन आफ्टर रिवॉल्यूशन। तो कुछ ऐसे केसेस हमारे पास निकल कर आते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि लॉ परसिस्ट करता है इवन आफ्टर रिवॉल्यूशन। जैसे कि सोवियत संघ ने 1917 के बाद भी 1991 तक लीगल सिस्टम था जो स्टेट को कंट्रोल करता था और मेंटेन किया गया लॉ को वहां पे, ठीक है। अब लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में बेसिकली वो सारी लाइंस आती हैं जो हमने पूरा टॉपिक अपना कवर किया होता है, उसी में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके कंक्लूजन में क्या देखते हैं कि जो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच है वो लॉ को एक ऐसे टूल के रूप में देखता है जो इकोनॉमिक पावर और क्लास डोमिनेंस को मेंटेन करता है। मतलब ये अप्रोच लॉ को न्यूट्रली होने की जो बात होती है ना कि लॉ न्यूट्रल है, उसको चैलेंज करती है ये अप्रोच। ये अप्रोच कहती है कि ऐसा नहीं है कि लॉ न्यूट्रल है, लॉ केवल कैपिटलिस्ट जो लोग हैं उनके फेवर के लिए है और जो वर्किंग क्लास है उनके शोषण के लिए है, ठीक है। तो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि ये लॉ को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को दिखाती है, हमारा दृष्टिकोण जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ की ओर खींचता है, ठीक है। तो बस ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। बल्कि लास्ट में हमने कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी देखे। तो कोई भी अगर कोई व्यू आता है तो उसके क्रिटिसिज्म्स भी आते ही हैं। तो उसके क्रिटिसिज्म किस हिसाब से है कि भाई मार्क्सिस्ट ये कहते तो है कि माइनॉरिटीज को फेवर नहीं करता, बट इंडिया में तो हमारे पास शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए काफी सारे लॉज हैं। और हिस्ट्री में हमने ये देखा है कि रिवॉल्यूशन के बाद भी लॉ ने प्रसिस्ट किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब इक्वेलिटी आ जाएगी या इनइक्वेलिटी खत्म हो जाएगी तो लॉ भी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी के साथ हमारी ये मार्क्सिस्ट थ्योरी खत्म होती है। अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।